रात जब शहर सो जाता है और सच जाग उठते हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो दिन की रोशनी में नहीं सुनाई जाती, जिन्हें वक्त ने दबा दिया और डर ने खामोश कर दिया। अंधेरे में छुपे राज, खून से लिखी दास्तानें, अपराध, रहस्य, इतिहास और वो सच जो आज भी सांस ले रहे हैं। अगर आपको सुनना है रात के सन्नाटे में छुपी हर कहानी, तो आप सही जगह पर हैं। यह है रात की कहानियन, जहां हर रात एक नई खौफनाक सच्चाई सामने आती है। अरब सागर की लहरें, सदियों से ये लहरें दो किनारों को छूती आ रही हैं। एक तरफ मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ कराची का क्लिफ्टन बीच। नक्शे पर देखें तो ये दो अलग मुल्क हैं, दो अलग शहर हैं, सरहदें हैं, फौजें हैं और नफ़रतों की दीवारें हैं। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें और कानून की निगाहों से बचकर उस अंधेरे रास्ते पर चलें जिसे दुनिया अंडरवर्ल्ड कहती है, तो आपको एहसास होगा कि ये दो शहर कभी अलग हुए ही नहीं। पानी के नीचे, सतह की खामोशी के पीछे एक ऐसा रास्ता था जो मुंबई की गलियों को कराची के बाजारों से जोड़ता था। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, यह कहानी है उस याराना की, उस दोस्ती की जिसने सोने की तस्करी से शुरुआत की और अंत में आतंकवाद और खून खराबे की एक ऐसी दास्तान लिख दी जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका। आज हम उसी इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। 1950 के दशक के बम्बई से लेकर आज के कराची तक, कैसे एक मामूली सिपाही का बेटा दुनिया का सबसे वांटेड आदमी बन गया। कैसे मुंबई का पैसा कराची की सड़कों पर खून बनकर बहा, और वो कौन सा अदृश्य धागा है जो आज भी इन दोनों शहरों के अंडरवर्ल्ड को बांधे हुए है। कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के ठीक बाद के दौर से। 1950 और 60 का दशक, बम्बई जो उस वक्त सपनों का शहर बन रहा था, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो था पैसा और सोना। उस वक्त भारत में सोने के आयात पर कैजी पाबंदियां थीं, और जहां पाबंदी होती है वहीं जन्म होता है स्मगलिंग का। उस दौर के डॉन आज के गैंगस्टर्स की तरह नहीं थे। हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला, ये वो नाम थे जो बम्बई की डॉकयार्ड्स यानी बंदरगाहों पर राज करते थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि करीम लाला का ताल्लुक पश्तूनों से था, जिनका सीधा रिश्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से था। यह वो पहला दौर था जब कराची और बम्बई के बीच का समंदर एक पुल बन गया था। कराची से नावें चलती थीं। उन नावों में कपह, गैया और सबसे ज़रूरी बिस्किट के आकार में ढाला गया सोना होता था। बम्बई के समुद्र तट पर रात के अंधेरे में सिग्नल दिए जाते थे और माल उतारा जाता था। यह दौर खूनी नहीं था, इसे जेंटलमैन अंडरवर्ल्ड कहा जाता था। हाजी मस्तान ने कभी अपने हाथ में बंदूक नहीं उठाई। कराची के व्यापारियों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ धंधे का था। जुबान की कीमत होती थी। अगर कराची से माल में चला है तो बम्बई में उसका भुगतान होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह वो यारी थी जो विश्वास पर टिकी थी। लेकिन वक्त बदल रहा था। बम्बई की सड़कों पर एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। एक ऐसी पीढ़ी जिसे पुराने उसूलों से कोई मतलब नहीं था, जिसे
सिर्फ पावर चाहिए थी। और इस भूख ने जन्म दिया उस नाम को जो आगे चलकर मुंबई और कराची के बीच का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक लिंक बनने वाला था। 1970 का दशक खत्म हो रहा था। बम्बई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का बेटा दाऊद इब्राहिम डोंगरी की गलियों में अपना नाम बना रहा था। दाऊद जानता था कि अगर उसे बम्बई पर राज करना है तो उसे पुराने पठानों को यानी करीम लाला के गैंग को हराना होगा। और यहीं से शुरू हुआ बम्बई की सड़कों पर खून का खेल। लेकिन दाऊद की सोच सिर्फ बम्बई तक सीमित नहीं थी। उसकी नज़र उस समंदर पर थी। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत स्मगलिंग के उस नेटवर्क में है जो दुबई और कराची से होकर गुजरता है। दाऊद ने हाजी मस्तान से धंधा सीखा, लेकिन उसने उसमें हिंसा जोड़ दी। 80 के दशक में जब मुंबई पुलिस ने दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू किया तो उसने भारत छोड़ने का फैसला किया। 1986 में दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दुबई में बैठकर उसने एक ऐसा साम्राज्य खसा किया जो रिमोट कंट्रोल से मुंबई को चलाता था। लेकिन इस साम्राज्य को चलाने के लिए उसे कराची के उन पुराने संपर्कों की जरूरत थी जो सोने के माने से चले आ रहे थे। कराची पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र था और मुंबई भारत का। दोनों शहरों की फितरत एक जैसी थी। दोनों जगह पैसा बोलता था। दाऊद ने दुबई में बैठकर कराची के ड्रग लॉर्ड्स और सट्टा बहार के राजाओं से हाथ मिलाया। अब नामों में सिर्फ सोना नहीं आता था, अब उनमें हेरोइन और हथियार भी आने लगे थे। मुंबई और कराची के बीच का यह अंडरवर्ल्ड याराना अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। इतिहास गवाह है कि जब अपराध और राजनीति का मेल होता है तो तबाही मचती है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मुंबई में दंगे भड़क उठे। दाऊद इब्राहिम, जो अब तक सिर्फ एक स्मगलर और गैंगस्टर था, उसे लगा कि उसके समुदाय के साथ नाइंसाफी हुई है, या शायद यह सिर्फ एक बहाना था अपनी दहशत को एक नया रूप देने का। कराची में बैठी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को एक मौका दिखा। उन्हें मुंबई की नब्ज़ पहचानने वाला एक आदमी चाहिए था और दाऊद इब्राहिम से बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता था। यहीं पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के बीच वो खौफनाक हाथ मिलाया गया जिसने 1993 में मुंबई को दहला दिया। मार्च 1993 मुंबई के इतिहास का सबसे काला दिन। 12 सिलसिलेवार धमाके, सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। जिस RDX का इस्तेमाल हुआ वो उसी समंदर के रास्ते आया था जिस रास्ते से कभी सोना आता था। जिन रास्तों को तस्करों ने बनाया था उन रास्तों का इस्तेमाल अब आतंकवाद के लिए किया गया। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, वो भारत का दुश्मन नंबर 1 था। दुबई अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। भारत सरकार का दबाव बढ़ रहा था। उसे एक नए घर की ज़रूरत थी, एक ऐसा घर जहां उसे सरकारी पनाह मिल सके, और वो घर था कराची। कहा जाता है कि 90 के दशक के मध्य में एक विशेष विमान ने दाऊद और उसके परिवार को दुबई से कराची पहुंचाया। कराची का पॉश इलाका, क्लिफ्टन, ऊंची दीवारें, भारी सुरक्षा और वो आलीशान बंगले जिनके अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। मुंबई का भाई अब कराची का मेहमान था।
यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। कराची में दाऊद का स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने साथ सिर्फ अपना परिवार नहीं लाया था, वो अपने साथ लाया था एक विशाल नेटवर्क और अरबों डॉलर का काला कारोबार। कराची के अंडरवर्ल्ड में पहले से ही छोटे मोटे गैंग थे, जैसे लियारी गैंग, लेकिन डी कंपनी के आने से वहाँ का पूरा समीकरण बदल गया। दाऊद ने कराची स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भारी पैसा लगाया। कहा जाता है कि कराची की कई बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और हाउसिंग सोसाइटियों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। ये एक अजीब विडंबना थी। जिस आदमी को भारत ढूंढ रहा था वो पड़ोसी मुल्क में वीवीआईपी सुरक्षा के बीच जी रहा था। उसकी बेटियों की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर्स के परिवारों में हुई। यह रिश्तेदारी इस बात का सबूत थी कि अब यह सिर्फ एक अपराधी का छिपना नहीं था, बल्कि दो मुल्कों के एलीट क्लास और अंडरवर्ल्ड का एकीकरण था। लेकिन सवाल ये है कि कराची में बैठकर दाऊद इतना पैसा कैसे कमा रहा था? जवाब है भारत, मुंबई। उसका शरीर कराची में था, लेकिन उसकी आत्मा और उसका धंधा अब भी मुंबई में था। 90 और 2000 के दशक में बॉलीवुड और क्रिकेट अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े शिकार बने। फिल्मों की पायरेसी, म्यूजिक राइट्स और फिल्म स्टार्स से जबरन वसूली। कराची से फ़ोन की घंटी बजती थी और मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर्स के पसीने छूट जाते थे। भाई का फ़ोन है, यह एक लाइन किसी भी डील को पक्का करने या किसी की जान लेने के लिए काफ़ी थी। फिर आया मैच फिक्सिंग का दौर। शारजाह, दुबई, मुंबई और कराची। सट्टेबाजी का एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसके तार सीधे डी कंपनी से जुड़े थे। कराची में बैठकर सट्टे के रेट खोले जाते थे और मुंबई के बुकीज उस पर पैसा लगाते थे। करोड़ रुपये हवाला के जरिए सरहद पार इधर से उधर होते थे। ये यारी अब पूरी तरह से एक कॉरपोरेट बिजनेस बन चुकी थी। कराची के स्थानीय डॉन जैसे उजैर बलोच और बाबा लाडला, जो लियारी गैंग वॉर के लिए कुख्यात थे, उन्हें भी कहीं न कहीं डी कंपनी का वरदहस्त प्राप्त था। दाऊद ने अपने आप को कराची की सचकों की लड़ाई से ऊपर रखा, लेकिन वहाँ के सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने दिखाया कि डॉन सचकों पर नहीं लाते, वो सिस्टम को खरीदते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा। 26/11 का मुंबई हमला हुआ। एक बार फिर उंगलियां पाकिस्तान और कराची के उन सेफ हाउसेस की तरफ उठीं। दबाव बढ़ा, लेकिन वो चेहरा कभी सामने नहीं आया। आज के दौर में मुंबई और कराची का ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बदल चुका है। अब ये खूनी गैंगवार से ज़्यादा वाइट कॉलर क्राइम बन गया है। आज यह कहानी बंदूक की गोलियों से नहीं, बल्कि साइबर क्राइम, फेक करेंसी और नशीले पदार्थों की तस्करी से लिखी जा रही है। मुंबई में आज भी कई पुरानी इमारतें, विवादित ज़मीनों के फैसले और स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स में उसी पुराने नेटवर्क का साया महसूस किया जाता है। कराची में भी हालात बदले हैं। वहाँ भी रेंजर्स और फौज ने ऑपरेशंस किए, लेकिन वो बबला आदमी, वो परदेसी मेहमान आज भी एक पहेली बना हुआ है। कभी खबर आती है कि वो बीमार है, कभी कहा जाता है कि उसकी मौत हो गई, और कभी उसकी कोई धुंधली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि मुंबई और कराची के बीच का ये अंडरवर्ल्ड रिश्ता एक ऐसे नासूर की तरह है जो ऊपर से भले ही ठीक दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है। जैसे जैसे सूरज अरब सा घर में डूबता है, मुंबई और कराची
दोनों शहरों में रोशनी जगमगा उठती है। दोनों शहर अपनी रफ्तार से भाग रहे हैं। नई पीढ़ी को शायद उन पुराने नामों और उन खूनी कहानियों का अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आप रात के सन्नाटे में मुंबई के समुद्र तट पर खड़े होकर लहरों की आवाज़ सुने, तो आपको उनमें वो पुरानी कहानियाँ सुनाई देंगी। वो कहानियाँ जब दोस्ती का मतलब जान देना था और दुश्मनी का मतलब शहर जला देना। हाजी मस्तान की शराफत से शुरू हुआ सर, दाऊद की दहशत पर जाकर रुका और फिर सरहद पार कराची के मोहल्लों में गुम हो गया। यह कहानी दो शहरों की है जो भूगोल में पास हैं, लेकिन तकदीर ने उन्हें दूर कर दिया और इन दूरियों को भरने का काम किया अंडरवर्ल्ड ने। एक ऐसा साम्राज्य जिसका कोई झंडा नहीं है, कोई सरहद नहीं है, जिसका धर्म सिर्फ पैसा है और जिसकी भाषा सिर्फ ताकत है। मुंबई और कराची की यह यारी इतिहास का वो अध्याय है जिसे न तो पूरी तरह पढ़ा गया है और ना ही कभी पूरी तरह मिटाया जा सकेगा। समंदर आज भी खामोश है और इस खामोशी में ही सारे राज दफन हैं।